So, student, we are discussing about friction. In the same series, we have one more term that is called as rolling friction. So, what is important about rolling and why we consider it with a different explanation as we have done is for earlier friction. First of all, student, it should be known to us that rolling is the easiest way. See, अगर आप एक बॉडी को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक बॉडी को रोल करेंगे तो क्या वो इजी है उसको रोल करना? बिल्कुल। व्हील रोल ऑन द अर्थ, इसलिए जो मोशन है बॉडी का वो इजी रहता है। अब इससे थोड़ा सा देखिए इवेंट क्या है कि ये रोलिंग मोशन जो है वो हम पिछले जो हमने फ्रिक्शन की बात की है उसमें फिट क्यों नहीं जाए। राइट, सी ना, जब एक बॉडी मान लीजिए टायर है एक रोड के ऊपर फ्लाई कर रहा है, जिसको टायर इज इन टच विद द रोड एट पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पर टायर का पॉइंट बी है, यहाँ पर टायर का पॉइंट सी है। अब जैसे ये टायर रोल होगा तो ए पॉइंट तो पीछे चला जाएगा और यहाँ पर बी पॉइंट आ जाएगा, राइट। फिर से पॉइंट रोल होगा, बी और यहाँ आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। पॉइंट क्या है कि क्या जब बॉडी रोल करती है तो वो एक ही पॉइंट को टच में नहीं रखती अपनी सरफेस के साथ, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, क्योंकि बॉडी रोल कर रही है तो कभी ए यहाँ आया, फिर बी नीचे आया, फिर सी नीचे आया। तो यहाँ पर देखिए जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं या जो इंटर लॉकिंग ऑफ जॉस होता है उसको टाइम नहीं मिलता सेटल होने का। जैसे हम ड्रैगिंग की बात करते हैं ना, तो ड्रैगिंग में तो बॉडी का वही सरफेस ड्रैग होता रहता है ना दूसरे सरफेस के साथ। मान लो आपने एक ब्लॉक को ड्रैग किया अर्थ के ऊपर, तो वही सरफेस ब्लॉक का अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना। लेकिन रोलिंग में क्या होता है, कभी एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में आया, कभी दूसरा पॉइंट कॉन्टैक्ट में आया, कभी तीसरा पॉइंट कॉन्टैक्ट में आया, कभी चौथा पॉइंट कॉन्टैक्ट में आया। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेसेस के बीच में, उनको टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो कॉज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह नहीं होता। अब देखिए इसका एक डायग्राम देखते हैं। When you see a road over which a tire is rolling, मान लीजिए ये है आपका रोड। अब देखने से आपको ये लगता है कि रोड जो है वो प्रेस नहीं हुआ, टायर प्रेस हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि जब भी कोई टायर रोड के ऊपर चलता है तो वो रोड की डिप्रेस हो जाती है। तो हमें एक डाई से पता नहीं चलता कि रोड डिप्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं तो जो स्ट्रेट रोड है उसके ऊपर जब टायर चलेगा तो टायर के प्रेशर से रोड के अंदर एक हम्प क्रिएट होगा।
टायर तो आपको दिखेगा दबा हुआ, लेकिन ध्यान में रखिए यूनिवर्स में ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप दबा न सको, जिसको आप कंप्रेस न कर सको। तो रोड हालांकि सॉलिड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कंप्रेस नहीं होता, इट इज़ आल्सो कंप्रेस्ड, हमें दिखता नहीं है, वो अलग चीज़ है। अब देखिए जो टायर है क्या एक क्रेट में चला गया, जिसको मैंने कहा क्रेट, खड्डा, राइट। तो ये जो येलो कलर का सर्कल है ये टायर को या व्हील को शो कर रहा है। तो आपका जो व्हील है क्या वो एक क्रेट के अंदर चला गया? अब क्रेट के अंदर जाने से देखिए व्हील्स को ऐसे चलना है, ये तो रोल कर रहा है ना, तो व्हील्स चल रहा है रोल क्लॉकवाइज, तो व्हील को मूव भी करना है ऐसे आगे की तरफ। अब जहाँ जहाँ ये व्हील जाएगा वहाँ वहाँ ये क्रेट बनता जाएगा। अब इस क्रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इस चीज़ को हम कहेंगे कि व्हील के आगे एक हिल आ गया, माउंटेन आ गया छोटा सा। तो अगर व्हील को आगे मूव करना है तो क्या इसको ये माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा? क्लाइंब करना पड़ेगा ना माउंटेन को आगे चलने के लिए। और एक चीज़, व्हील के जो पीछे के मॉलिक्यूल्स हैं वो रोड के मॉलिक्यूल्स में पकड़ रखे हुए हैं। पकड़ रखे हुए मीन्स इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। अगर व्हील को आगे चलना है तो इसको ये करना पड़ेगा कि इन फोर्सेस से इसको डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को। अब अगर आप टोटलिटी में देखें तो क्या व्हील को क्रेट से बाहर निकलने के लिए एक तो हिल क्लाइंब करना पड़ेगा और पीछे से इसको इस अट्रैक्शन से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। तो क्या व्हील को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे चलने के लिए, और यही एक्स्ट्रा फोर्स जो होगा वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम एक थोड़ा सा इसको सब्जेक्टिविटी में बात करें कि ये रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या रहता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या रहेगा? कैन वी से व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? डायग्राम में है आपका कॉज जो भी हमने डिस्कस। या when a wheel is rolling over any road, the road below the wheel is suppressed. When the road is suppressed, wheel have to continuously climb a hill. ये hill है wheel क्या, and back portion of the wheel is having attraction from the surface and wheel have to detach itself. इसको अपने आप को छुड़ाना है इस अट्रैक्शन से, मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के बैठे। तो जब व्हील को आगे चलना है तो इसको एक तो हिल क्लाइंब करना है और दूसरा अपने आप को पीछे से ग्लू जो हो रखा है, चिप गया हुआ पीछे से इससे जुड़ाना है। लेकिन इशू स्टूडेंट वही है कि जहाँ भी व्हील होगा वहीं ये क्रेट बन जाएगा, और व्हील को आगे चलने के लिए फिर से वही प्रॉब्लम है, हिल है, पीछे से अट्रैक्शन है, और इसको आगे चलने के लिए इन दो चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें, फॉर्मेशन ऑफ अ हिल एंड एडिसिव फोर्सेस फ्रॉम द बैक सरफेस, दे कॉन्स्टिट्यूट रोलिंग फ्रिक्शन। कभी कभी देखिए हम इस चीज़ का प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कि जब हम रोड के ऊपर चलते हैं तो हमें ये एडवाइस किया जाता है कि आपके टायर्स में एयर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए।
अगर आपके टायर्स में एयर प्रेशर कम है तो आपका जो व्हीकल है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। ये सब चलिए अब इसका आंसर भी तो फाइंड करेंगे ना, क्यों इसकी इसी के रेफरेंस में फाइंड करेंगे क्यों आपका व्हीकल जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। आज के आर्टिकल से कनेक्ट करके देखते हैं कोई आंसर मिल पाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? इफ योर टायर इज हैविंग लेस एयर प्रेशर the vehicle will be consuming more fuel। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर? आंसर कुछ इसका मिल पाएगा? स्टूडेंट देखिए मैं आपको दो डायग्राम्स शो कर रहा हूँ। एक आपके पास टायर है जिसमें हवा जो है वो कम है, और एक टायर ऐसा है जिसमें हवा नॉर्मल है। अब जिस टायर में हवा कम होगी तो क्या ज़्यादा सरफेस के ऊपर टच करेगा अर्थ के? जहाँ ज़्यादा सरफेस के ऊपर टच करेगा तो उसका जो क्रेट है वो बड़ा बनेगा, और जहाँ कम सरफेस को कांटेक्ट में करेगा क्रेट कम बनेगा। अब देखिए इस वाले टायर को एक बड़ा हिल क्लाइंब करना है और पीछे से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बढ़ गई, और इस टायर के पास हिल भी कम है और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी कम है। तो सेकंड केस में क्या टायर को कम रोलिंग फ्रिक्शन मिलने वाला है, और फर्स्ट केस में ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन मिलने वाला है। तो इसमें लेस एयर प्रेशर है और इसमें प्रॉपर एयर प्रेशर। तो आंसर शायद हमें मिल गया। अगर आपके व्हीकल के टायर में हवा कम है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा मिलने का बात क्या होती है कि टायर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे चलने के लिए, क्योंकि उतने ही बड़े हिल में फंस जाएगा टायर आपका। क्रेट जो है उतना ही बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा क्रेट उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन और उतना ही ज़्यादा फ्यूल लगेगा। राइट, so this is our you can say discussion of rolling friction। अब फ्रिक्शन जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस कैसे कैसे रहते हैं? विद फ्रिक्शन यू कैन वॉक, विद फ्रिक्शन यू कैन राइड, विद फ्रिक्शन मशीनरी पार्ट्स आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। डिसएडवांटेज में ये रहेगा कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अननेसेसरी हीट, और मशीनरी पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन दे आर गेटिंग wear and tear। Tires of the vehicle due to friction get wear and tear। Shoes sole are getting wear and tear because of friction। तो उसकी वजह से उनका लाइफ जो है वो कम हो जाता है। तो देखिए फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी ईविल है, मतलब ज़रूरी है भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी पहुंच जाता है। तो दोनों चीज़ें नेसेसरी है। अब इशू ये आता है कि जहाँ जहाँ फ्रिक्शन बढ़ गया और हमने उसको रिड्यूस करना है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें? या हम ये कह सकते हैं कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एक छोटा सा तरीका सबको पता है, ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेशंस ऑलवेज रिड्यूसेस फ्रिक्शन। राइट, जैसे ऑयलिंग हो गई, ग्रीसिंग हो गई, तो वो हम मशीनरी पार्ट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन को हम व्हीकल्स को स्ट्रीमलाइन का शेप देकर भी रिड्यूस करते हैं। क्योंकि आपने एरोप्लेन्स का शेप देखा या शिप को,
का शेप देखा तो आगे से उनका जो पार्ट है वो फ्लैट होता है या शार्प होता है एरोप्लेन शेप्स का? शार्प। ऐसे आप सेल बोट्स देख लीजिए, मोटर बोट्स देख लीजिए, रॉकेट्स की बात करें तो स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है कि वहाँ पर हम सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ पर, जैसे मान लीजिए एयर है या लिक्विड है, वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर जहाँ सरफेस एरिया कम है तो वो एरिया नहीं मिलेगा उनको अटैक करने के लिए और वो बॉडी को अपोज नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रीम लाइन शेप की बात है। देखिए मॉइस्चर फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या कहते हैं? मॉइस्चर से फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जलन है, कुछ सोच के बताइए। डिक्रीज। ओके, कभी आप चलिए मॉइस्चर, अगर हमारी बॉडी में मॉइस्चर आता है तो क्या हमारी बॉडी थोड़ा चिपचिपा हो जाती है, स्टिक करने लग पड़ता है हाथ मॉइस्चर की वजह से, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? दो बॉडीज एक दूसरे को स्टिक कर रही हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन को बढ़ा दिया या कम कर दिया? सर बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। तो देखिए अगर मुझे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो मुझे मॉइस्चर को रिड्यूस करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा? या रिड्यूसिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर हमेशा फ्रिक्शन को बढ़ाता है क्योंकि ये बॉडीज़ को ग्लू कर देता है। तो जैसे जैसे बॉडीज़ ग्लू होंगी उनको जो ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा ना, फ्रिक्शन ग्लूइंग इफेक्ट ही तो है, रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के स्टूडेंट और तरीके भी होते हैं। जहाँ जहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसको हम रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपकी साइकिल्स हैं, व्हील्स हैं, उनको रोल करने के लिए हम बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। बॉल बेयरिंग क्या करते हैं, वो मोशन को रोलिंग में कन्वर्ट करते हैं। बॉल बेयरिंग शायद आपने देखे होंगे, एक बैटल का पार्ट होता है, दूसरा मेटल का पार्ट होता है, इसके बीच में आपने लेड बॉल्स डाली होती है। तो जैसे जैसे ये इनर पार्ट रोल करेगा, इनर पार्ट रोल करेगा, आउटर पार्ट रोल करेगी, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ईजिली रोल करेंगे। उनके बीच में जो बॉल है ये घूमती है तो ये मोशन को कम अपोज करती है, तो इसके लिए हम कहते हैं यूज़ बॉल बेयरिंग्स, राइट। कभी स्टूडेंट अगर हम ध्यान दें तो आइस में आप ऐसे तो नहीं चल सकते, लेकिन आइस स्केटर्स विल बी गिविंग यू इजी मूवमेंट ऑन द आइस। ठीक है, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे आप मेरे आज वाले आर्टिकल से? जब हम आइस स्केटर को आइस के ऊपर रखते हैं ना, देखिए आप इसके ऊपर खड़े हैं, इसके नीचे जो आइस है वो उसको थोड़ा सा प्रेशर मिलता है, आइस प्रेस हुई। आइस प्रेस होने से क्या करती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती है। आइस थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है स्केटर्स के नीचे, और जैसे आइस मेल्ट हुई यहाँ पर क्या बन गए, वाटर ड्रॉप्स। और ड्रॉप्स हमेशा एक रोलर का काम करते हैं। तो अब तो आपका स्केटर जो है वो इजीली रोल कर देता है। चलिए ये बॉल बेयरिंग का ही कंसेप्ट है। एलॉयज हैव लेस फ्रिक्शन एज कंपेयर टू मेटल्स। एलॉयज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। तो अगर आपने दो मेटल के बीच का फ्रिक्शन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उन दो मेटल्स को एलॉय में कन्वर्ट करो, और एलॉयज को जब एलॉयज के ऊपर आप रब करते हैं तो उनका जो मोशन है वो ईजिली पॉसिबल होता है। तो एलॉयज को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा
वर्कआउट था फ्रिक्शन चैप्टर के लिए। अगले वाला चैप्टर थोड़ा सा देखिए, इसका पार्ट सी है, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी जस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे फिर से सर्कुलर मोशन की। काफ़ी सारे टर्म्स आप कर चुके हो, तो हम उनको दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक सर्कुलर मोशन में एक टर्म जो हमारे अब इंटरेस्ट की रहेगी वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक पार्ट स्टूडेंट अभी हमने कुछ 7 या 10 डेज पहले फिनिश किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कितने लोगों को ये याद है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है? ये याद है सबको? यस सर। जी, बस हम उसी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे, चीज़ों को कंबाइन करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको फिर से हम बात करेंगे। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब होता है टूवर्ड्स सेंटर। तो एक चीज़ स्टूडेंट श्योर रहेगी हमें, ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ लगती है, और इसको हम बोल देते हैं रेडियल फोर्स भी। नाम इसका हम रेडियल फोर्स भी कह सकते हैं। जब भी आप एक सर्कुलर मोशन की बात करें, कभी भी, कहीं भी, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, उसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि सेंटर की तरफ, यस, एक चीज़ जो हमने प्राइमरी डिस्कस करी हुई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो है v²/r। तो नंबर है सबको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट न्यूटन का जो लॉ है, सेकेंड लॉ, वो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में बॉडी को फोर्स भी मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर बॉडी एक एक्सेलरेशन के साथ एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसमें फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फोर्स से ही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के पास है तो बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, और यही फोर्स इसको एक्सेलरेशन भी देती है। तो अगर मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पुट करेंगे AC, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मिल गया mv² डिवाइडेड बाय r। देखिए इसमें, क्योंकि मैंने ये कहा कि सिर्फ ये फेज है थोड़ा सा लिंक करने का, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक हम फुल फ्लेश्ड डिस्कशन कर चुके हैं, सिर्फ फोर्स के लिए हमें बॉडी का मास चाहिए। एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, तो ये फार्मूला किसका बन गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, उसके साथ आपने डिनोट कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो ये चीज़ हमें अब पता लग गई। सेंटर सीकिंग का मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। रेडियल फोर्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ भी बॉडी होगी ना, ये वहाँ से अलोंग द रेडियस ये फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर चलती है। कहीं भी बॉडी हो, चाहे यहाँ है, तब यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करिए, और उस लेंथ के साथ आपने डिनोट करना है सेंट्रीपिटल। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का लॉजिक क्या है हमारी लाइफ में। बिल्कुल, अगर आपने बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है,
ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि बिना फोर्स के कोई बॉडी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती। तो अगर आपको बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए हमेशा और हमेशा सिर्फ एक फोर्स की बात होती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट कि आपके पास कितने एग्जाम्पल्स अंडर नॉलेज हैं जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ बिफोर वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ना एक नई फोर्स नहीं है, बार बार कहेंगे इस चीज़ को। इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये सिर्फ एक जनरल नाम दिया गया है। कोई भी फोर्स जो हमें पहले से पता होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स हम कह सकते हैं, सिर्फ एक ये नाम है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। एनी फंडामेंटल फोर्स कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे थोड़ा सा, शायद ये पॉइंट हमें थोड़ा और कैच हो। Any fundamental force can act as a centripetal force in a particular situation. Okay. अब मुझे थोड़ा सा आप ये स्ट्रेस करिए कि सर्कुलर मोशन आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ हो सकता है, फिर एक एक करके एग्जाम्पल्स की बात करें। हाँ जी, Planets revolving around sun. प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट। चलिए पहले इसकी बात करें। अब स्टूडेंट ये जरूर देखिए कि जब प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो क्या वो नेचुरल मोशन है उनका या अननेचुरल मोशन है? Natural. नेचुरल है, लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ फिर से याद करिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, याद है सबको? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? Yes, sir. उसने ये कहा था या तो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, हाँ जी, या तो बॉडी मूव कर सकती है स्ट्रेट लाइन में। क्या न्यूटन के लॉ ने ये भी कहा था कि बॉडी अपने आप डायरेक्शन चेंज कर सकती है? नहीं। नो सर। बिल्कुल। देखिए ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे फंडामेंटल है फिजिक्स के, जो आप चलते फिरते किसी को भी समझा सकते हो। नो सॉरी। अब मैंने बात आपसे ये की कि प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो क्या ये इनका नेचुरल एग्जिस्टिंग स्टेट है? बिल्कुल नहीं। नो सर। क्योंकि नेचुरली कोई भी बॉडी अपने आप डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती जब तक आप उसको कंपेल ना करो। क्या ना करो? कंपेल करो। अब देखिए सन हमने सेंटर में लगा दिया, ओके, पता तो है हमें ये नेचुरल मोशन नहीं है, लेकिन इसमें इशू क्या आता है ये देखिए। अब प्लैनेट सारे के सारे अर्थ को मिलाकर वीनस है, मरकरी है, नेचुरल सब कुछ जितने भी प्लैनेट्स मान लीजिए अर्थ एक प्लैनेट, ठीक है। अब अगर अर्थ एक सर्कल में चक्कर काट रही है तो क्या सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है? यस सर। अर्थ यहाँ है तो डायरेक्शन टेंजेंशियली, अर्थ यहाँ है तो डायरेक्शन यहाँ हो गया। तो यही तो देखिए हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पर ये नहीं है कि आप अगले साल में कुछ आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन चेंज के लिए कोई और फोर्स होती है। एक ही बात, जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे एक ही बात करोगे। एक ही फोर्स है यूनिवर्स में, उसका काम भी एक ही है, डायरेक्शन को चेंज करना। और उस फोर्स को क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये एक नाम है। अब इस देखिए यहाँ पर
क्या हमें ये लगता है कि अर्थ जो है वो सन की तरफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होती है? किसकी वजह से अट्रैक्ट होती है? Gravity. अर्थ एक मास है, सन एक मास है, और न्यूटन ये कहते हैं कि एवरी टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब क्या ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये सेंटर की तरफ लग रही है? Yes, sir. और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। कौन सी फोर्स? Centripetal. हाँ जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन सन एंड प्लैनेट सिस्टम एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अपने आप में फोर्स नहीं है। नेचर में जो फोर्सेस आपको पता है ना, उनमें से जो फोर्सेस होती हैं वो अगर सेंटर की तरफ लगे तो आप उनको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगी ग्रेविटी, राइट। और कोई एग्जांपल बताएंगे? सर्कुलर मोशन। जी, और कोई एग्जांपल है सर्कुलर मोशन? Sir, bicycle tire. चलिए, वो थोड़ा सा चेंज है, वो रोटेशनल मोशन में होगा। हाँ जी, क्या सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ? Yes, sir. Moon. Revolution of moon around Earth. सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ। चलिए, ये हो गया। तो अब इसमें क्या कंसेप्ट होगा? बात तो फिर वही होगी ना। अब अर्थ एक सेंट्रल बॉडी होगी, सैटेलाइट इसका चक्कर काट रहे हैं, है तो सर्कुलर पाथ। अब फिर से वही बात होगी, अब सैटेलाइट को कोई कंपेल कर रहा होगा तभी तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना ये। Yes, sir. और फिर से वही बात कि जब भी किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना हो तो आप सिर्फ एक और एक चीज़ सोचिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सैटेलाइट ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल। और ये ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है। ओके, और कोई एग्जांपल जिसमें रोटेशन मोशन हो ऐसा? चलिए, हम एक बात करेंगे, स्टोन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। थ्रेड आपके हाथ में है और आपने स्टोन को घुमा दिया सर्कल में। अब स्टूडेंट, बात फिर वही है, क्या स्टोन को आप कंपेल कर रहे हो सर्कल में जाने के लिए? Yes, sir. क्योंकि बिना फोर्स के या बिना कंपल्शन के आप किसी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। वो तो एक नेचुरल लॉ है न्यूटन का। अब स्टोन जाना चाहेगा सीधे, पर आप इसको घुमा रहे हो सर्कल में। इसका मतलब जहाँ पे आपका हाथ है वो तो सेंटर में है। स्टोन को सेंटर की तरफ फोर्स देता है, और वो फोर्स, देखिए नाम तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन कौन सा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ पर टेंशन, ये हमने फोर्स से डिस्कस की थी इस थ्रेड्स में। टेंशन बिटवीन थ्रेड विल बी टूवर्ड्स द थ्रेड, क्योंकि टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी होती है ना। यहाँ पे बॉडी क्या है? स्टोन। तो टेंशन स्टोन से दूर गई तो ये कहाँ को गई? सेंटर की तरफ। जब ये सेंटर की तरफ जाएगी तो क्या ये टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी मीन्स टेंशन जो है वो स्टोन को सर्कल में घूमने के लिए कंपेल करती है। ठीक है स्टूडेंट, तभी क्या होता है, जब थ्रेड टूटता है ना तो टेंशन ज़ीरो हो जाती है। जब टेंशन ज़ीरो होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो होगी। जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती तो बॉडी कहाँ चलना चाहेगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। इसलिए स्टोन हमेशा अगर थ्रेड टूटता है वो टेंडेंशियली फ्लाई करता है, क्योंकि वो बॉडी का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसकी अपनी आदत है स्ट्रेट चलने की। ओके, क्या हमने ये भी बात की है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है? यस सर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या
नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, Yes, sir. और इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या रिपल्शन, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे? Yes, sir. तो देखिए ये पॉइंट मैं वेरीफाई, ये जो एग्जांपल्स हैं मैं इस पॉइंट को लेके कर रहा हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है। जो फोर्सेस आपको पता है ना, उनमें से ही कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होती है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, और उसी फोर्स को आप कह देते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे एक स्टोन रोटेटेड विद थ्रेड, उसमें टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अर्थ, सन, मून अर्थ, प्लानट अर्थ, उसमें ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का सेंट्रीपिटल रोल है। तो हमारे आने वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि जब आप एक रोड के ऊपर टर्न लेते हो, जैसे स्ट्रेट रोड में तो हम चल रहे हैं, मान लीजिए एक टर्न आ गया, तो टर्न क्या मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन है ना। यस सर। तो क्या अब आपको फोर्स चाहिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए? तो कभी आप ये सोचिए कि कौन सी फोर्स आपको हेल्प करती है टर्न लेने के लिए। यहाँ पर नाम आएगा फ्रिक्शनल फोर्स का। तो अगर फ्रिक्शन जीरो हुआ या कम हुआ तो आप टर्न लेते लेते स्किड कर सकते हो। ये थोड़े से हमारे क्रैकिंग पॉइंट्स हैं जो अभी आने वाले हैं। मतलब ये है कि कोई भी फोर्स नेचर में बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने का कैपेसिटी रखती है, वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करता है, और हर इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब देखिए बॉडी चाहे सर्कल में क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ने हमेशा सेंटर की तरफ ही लगना है। तो आपको ये नहीं इशू है कि बॉडी सर्कल में घूम कैसे रही है, क्लॉक घूम रही है या एंटी क्लॉक घूम रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है टूवर्ड्स द सेंटर। जहाँ पर भी बॉडी होगी वहाँ से आप ड्रॉ करिए वेक्टर सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को शो करेगी। ओके, तो एक बार फिर से रिमाइंडर रहेगा हमारे लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बताया था, एम बी स्क्वायर बाई, ये कॉमन फार्मूला है। मास होगा यहाँ रिवॉल्विंग बॉडी का, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, तो उसमें सन का मास नहीं आएगा। जो बॉडी रोटेट कर रही है रिवॉल्विंग बॉडी, इनको याद रखें, कंफ्यूजन। आर तो चलिए रेडियस ही है और वी वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी है। अब क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला होता है आर ओमेगा, तो इसका स्क्वायर तो है ही, तो क्या यहाँ से हमें बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। यस सर। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको वेलोसिटी गिवन है, कोई बात नहीं, अगर ओमेगा गिवन है तब भी फाइंड आउट कर लो। और दूसरी चीज़, ओमेगा का स्टूडेंट अपना फॉर्मूला है 2 पाई न्यू या 2 पाई ओवर टी, तो अब यहाँ से भी इसको ट्रैक। तो एक बाइंड अप करने के लिए थोड़ा सा इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल क्या समझे अभी तक, क्या अंडरस्टैंडिंग रही आपकी? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? कोई एक काम इसका बताइए, काम इसका एक ही है, वही बताना है। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, राइट। अब देखिए जब डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ये जरूरी नहीं कि बॉडी को सर्कल में ही रहना है। ये देखिए यहाँ पर आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे थे, जैसे एग्जांपल की बात करें कि टर्न आ गया,
और फिर से स्ट्रेट हो गई। अब इतने से पैच में आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है, हुई ना? Yes, sir. तो ये कोई सर्कल, आपने सर्कल तो नहीं कंप्लीट किया, लेकिन इसको इमेजिनरी हम सर्कल बना सकते हैं। ये देखो, एक्चुअली बात तो ये है ना, बस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि बॉडी पूरे सर्कल में ही घूमती रहे ना, बॉडी की जरा सी डायरेक्शन चेंज हुई, देखिए ऐसे डायरेक्शन चेंज हुई, फिर बॉडी ऐसे चली गई। और तो हमने क्या करना है, जहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुई उस आर्क को थोड़ा सा पकड़ के एक सर्कल में इमेजिनरी प्रोड्यूस कर लो, और ऐसे लगा के उस फोर्स को देखेंगे सेंट्रीपिटल। फंडा समझा गया? तो Yes, sir. अगर बॉडी की स्ट्रेट लाइन से आपने उसको डेविएट करना है तो ध्यान रखिए, उसके लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कल या तो प्रैक्टिकली पूरा होगा या आप उसको पूरा करोगे, इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी एक आर्क है तो सर्कल तो बना ही सकते हैं ना, राइट? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ही रोल है। बार बार इसको याद इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे, तब हम इन चीज़ों को गलत आंसर ना करें। सिर्फ यूनिवर्स में एक ही फोर्स होती है जिसका रोल है डायरेक्शन को चेंज करना, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, स्टूडेंट एक छोटी सी फोर्स और है, उसके बारे में बात करें। सेंट्रीपिटल का नाम तो हो गया, ये कहाँ को लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स? टूवर्ड्स सेंटर। center, ओके, कभी आपने एक थ्रेड के साथ स्टोन बांध के उसको घुमाया है? कभी एक्सपीरियंस किया? या कोई और चीज़ घुमाई है थ्रेड के साथ? बॉल? Yes, sir. Yes, sir. क्या एक्सपीरियंस रहता है रिगार्डिंग, अगर आप एक, ये आपका हैंड है, करके देख लीजिए इसको, थोड़ा सा ये इजीली समझ आएगा। यहाँ पे बॉल बांध दिया आपने ऑप्शंस है, और इसको आपने सर्कल में घुमा दिया। अब अगर कभी आपने ये किया हो, या आज कर लीजिए क्लास के बाद, थोड़ा आपको ये प्रैक्टिकली माइंड में रहेगा। कभी भी अगर आप एक बॉडी को सर्कल में घुमाएंगे तो आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगता है बॉडी की तरफ से, और जो आपके हाथ को बाहर की तरफ खींचता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक छोटा सा बॉल लेके ना रस्सी में घुमाइए, पेन या कुछ जो भी थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट, आपके हाथ के ऊपर एक पुल लगेगा बाहर की तरफ। अब स्टूडेंट ये जो पुल है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट लगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को खींचती है सेंटर की तरफ, राइट? और उसकी वजह से बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। बॉडी जाना तो स्ट्रेट रहती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचती रहती है। ये जो पुल है, ये जो आपको बाहर की तरफ लगता है अपने हैंड के ऊपर, जब भी किसी बॉडी को आप सर्कल में रोटेट करते हैं, इस पुल का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका डायरेक्शन बताएंगे, क्या बताया मैंने? ये बॉडी को हमेशा सेंटर से बाहर खींचता है, तो इज इट अवे फ्रॉम सेंटर? Yes, sir. ये अवे फ्रॉम सेंटर, इसका नाम भी हम FC ही देंगे। अब क्योंकि अंदर वाला फोर्स mv²/r है, तो अगर बॉडी को एक ट्रैक के ऊपर रहना तो इस फोर्स का फार्मूला भी mv²/r है। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पीछे, इजीली आपको समझ आ जाएगी क्योंकि ये डिवाइसेस हमारे सामने होते हैं। सॉरी
ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट फिर से मैं आपको रीट्रेस कर रहा हूँ। व्हेन यू रोटेट एनी बॉडी इन अ सर्कल, one force pull the body towards the center, that is known as traditionally centripetal force. लेकिन कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमती है तो उसको एक आउटवर्ड पुल मिलता है बाहर की तरफ, जिसको बाहर की तरफ थ्रो करना चाहता है। वो फोर्स जो होती है इट इज जस्ट ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डिनोशन इसका FC है, फार्मूला भी वही है, mv²/r ही रहता है। अब क्या ये फोर्स एक्चुअली में काम करती है? देखिए बिल्कुल काम करती है। चलिए एक एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूँ। सबके घर में वॉशिंग मशीन है, स्पिनर होता है वॉशिंग मशीन में। क्या करते हैं स्पिनर से? अभी देखा है करते हुए, खुद किया होगा तो वो तो मुश्किल है, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं? स्पिनर का यूज़ करते हैं। चलिए एक वॉशिंग मशीन का देखा हुआ है? नहीं, ये नई चीज़ तो नहीं है कहीं स्पिनर वॉशिंग नो मशीन? सर। नो। ओके, अब मुझे ये बताइए, अब स्पिनर में कपड़े डाल देते हैं, ठीक है? यस सर। आप तो नहीं डालते होंगे, चलो मम्मा डालते होंगे और कोई डालता होगा। स्पिनर एक बेसिकली ड्रम है, तो स्पिनर में आपने क्लॉथ डाल दी और स्पिनर में ना छोटे छोटे छेद होते हैं साइड में। पता नहीं अब आपने देखे कि नहीं देखे, देख लेना कोई बात नहीं। यस सर। ईसी सी चीज़ें होती हैं, ये अप्लायंसेज जो होते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बनते हैं। ओके, आपने यहाँ पे क्लॉथिंग डाल दी, वो वेट क्लॉथ। अब स्पिनर जो है वो रोल करता है, घूमता है बहुत तेज स्पीड से, 1 2 3 4 5 6 बहुत तेज घूमता है। थोड़े टाइम बाद ये कपड़े ड्राई हो जाते हैं। क्या कंसेप्ट है इनके ड्राई होने का? कपड़ों के अंदर पानी होता है, यस सर। Yes, sir. राइट। जब ये स्पिनर रोल करेगा ना, क्या करेगा? रोल। रोल करेगा तो पानी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। क्या मिलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बॉडी को कहाँ लेके जाना चाहता है? Away from center. अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ, ये सेंटर है ना सर्कल का, तो यहाँ से पानी जो है वो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ वजह से बाहर की तरफ होता है और ये पोर से निकल जाता है। जितना तेज और जितना टाइम के लिए आप कपड़ों को घुमाते रहेंगे ना, कपड़े उतने ही ड्राई होते हैं। अब स्पिनर में देखिए कोई हीटिंग तो होता नहीं, ये सिर्फ एक रोलिंग इफेक्ट है। रोलिंग इफेक्ट ही है ना, उसमें कोई हीटर थोड़ी लगा। आप स्पिनर में Yes, sir. कपड़े डालिए, स्पिनर को घुमाइए, जितना टाइम स्पिनर घूमता रहेगा उतना टाइम पानी निकलता रहेगा और एक टाइम पे सारे का सारा पानी का वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो कि बॉडी को हमेशा सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करती है, कपड़े से निकलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल, आप एक ना बकेट में पानी लीजिए। छोटी छोटी एक्टिविटी है, खुद करके देखेंगे तो बहुत जल्दी याद भी रहेंगी और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। बकेट में पानी डालिए, कोई कंटेनर ले लीजिए, बकेट ले लीजिए, पानी डालिए, ठीक है। अब आप क्या करें, इस पानी में एक रॉड डाल के घुमाना है, स्टर करना है इसको। जब आप रॉड डाल के पानी को घुमाएंगे, फिंगर से घुमा लो, हाथ से घुमा लो, पानी को आपने रोल करना है बस, राइट। रोल करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, पानी की शेप आपको ऐसी नजर आएगी थोड़े टाइम के। यहाँ से ये पानी डिप हो जाएगा और बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। अब इसमें देखिए जजमेंट क्या लगा, जैसे ही कोई भी मास रिवॉल्व होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जाना होता है, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से तो घुमा रहे हो ना आप, जैसे जैसे आप पानी को घुमाओगे घुमाओगे घुमाओगे, यहाँ पर ये डिप होता रहेगा और पानी बाहर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा।
तो ये किस फोर्स की वजह से पॉसिबल हुआ? Centrifugal सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। नंबर 3, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? सिर्फ कुछ करके क्या बोलना चाहिए? स्पिन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। उसमें हम स्टूडेंट को ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, वेसल है, उसमें आपने जो भी आपका कर्ड वगैरह है जहाँ से आपने क्रीम निकालना है उसको डाल दिया, उसके बीच में एक हम स्पिनर डाल देते हैं। स्पिनर क्या, तो उसके साथ ब्लेड्स लगे होते हैं और वो बहुत हाई स्पीड से घूमता है। कभी आपने नोटिस किया हो कि सारी की सारी क्रीम जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होती है नियर टू द एक्सेल। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम करके तो नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ये सेपरेट हो रहा हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं। स्पेशली ये डेयरीज वगैरह की जो शॉप्स होती हैं डेयरी प्रोडक्ट की, वहाँ ये करते हैं। तो ये क्रीम और मिल्क सेपरेट कैसे होते हैं? इसके लिए फंडा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट डिफरेंट है। Fc = mv²/r। ओके, ध्यान रखेंगे मिल्क भी उसी स्पीड से घूम रहा है जितनी स्पीड से क्रीम घूमेगी। वो तो ठंडा है ना, उसको छोड़ दीजिए। रेडियस वेसल का सेम है दोनों के लिए। अब देखिए, लेसर मास विल हैव लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो हैवियर मास है उसको ज़्यादा फोर्स मिलेगा। Yes, sir. अब क्रीम जो होती है वो लाइट वेट होती है, क्रीम का वेट नहीं होता। क्रीम इज ऑफ लेस मास, तो इसको ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा या कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? Cold centrifugal force. या विल एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब क्या हुआ, ये क्रीम जो है वो कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ रहता है, क्योंकि इसको ज़्यादा थ्रो तो नहीं मिलता ना, ये बाहर की तरफ ही जा रहा है। जो मिल्क हैवी है ना वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है, तो मिल्क जो है वो क्रीम को छोड़ देता है। क्रीम एक्सल के ऊपर सारी की सारी रिलीज हो जाती है, क्योंकि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम मिला, बाहर की तरफ ये कम डेविएट होगी और इस वजह से ये सेपरेट होगा। ठीक है, और यही फंडा स्टूडेंट होता है। व्हेन वी गो टू अ लैब फॉर ब्लड टेस्टिंग, तो क्या करते हो, लैब में हमारा ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को किसी सेपरेटर में रख देते हैं। और सेपरेटिंग टेस्ट ट्यूब को इतनी ज़ोर से घुमाता है कि जो ब्लड से जो भी कंपोनेंट्स इनको सेपरेट करने हैं वो सेपरेट होते हैं। ये क्या होता है, अनइक्वल मासेस, अनइक्वल मासेस। थोड़ा सा एग्जांपल देखिए इसका। आपके पास एक सोडा बॉटल है, सोडा बॉटल में ऑब्वियसली बबल्स होंगे। तो मैंने एक सोडा बॉटल को एक रस्सी से बांध कर सर्कुलर रस्सी इसके नेक पे बांधी और इसको घुमा दिया पूरे सर्कल। सारे के सारे बबल्स, सारे के सारे बबल्स बिल्कुल नेक के पास आ गए और जो पानी होगा वो आगे खड़ा है। मान लो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, बबल्स चलते चलते बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे पानी के टॉप सरफेस पे। अब क्योंकि बबल्स लेसर मास के हैं और पानी जो है वो हैवियर मास का है, तो क्या होता है, लेसर मास वाला बबल जो है वो लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये इस एक्सिस से ज़्यादा दूर नहीं जाता। लेकिन जो हैवियर मास है वो एक्सिस से ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो ये सारा फंडामेंटल जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। और इस फोर्स में स्टूडेंट को सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल में रखने की कोशिश करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को सर्कल से बाहर भेजने में इंटरेस्ट है। राइट, फार्मूला एक जैसे है, फार्मूला एक जैसे है, डायरेक्शन दोनों का रिवर्स है। लेकिन ये मीनिंगलेस टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आपके पास कई मशीन्स हैं,
जैसे मैंने वॉशिंग मशीन की बात की, आपके क्रीम एंड मिल्क सेपरेटर की बात की, तो ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Okay, so with this part we will revert